हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग केपी और केसी लिखने का जो तरीका है उसको कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो लास्ट वीडियो का पहले याद कीजिए कि लास्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या किए थे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी केसी या कैसा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है हम लोग वो समझे थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केपी केसी के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड एक्सेस सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट नहीं करना है। इसके अलावा अदर स्पेसिस को मस्ट है कि क्या करना है, रिप्रेजेंट करना ही करना है। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम लोग इसी को डिफरेंट एग्जाम्पल से, अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप, और केपी और केसी का यूनिट क्या होगा। चलिए एक एक कर आते हैं हम लोग। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये दो टाइप का होता है, एक बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ये दो टाइप का, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा हम लोग का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले तो ये समझिए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में हो तो उसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। all reactants and products all reactants and products are in same phase। तो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में हो उसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहा जाता है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एटलीस्ट कम से कम एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी एक स्पेसीज अगर डिफरेंट फेज में है तो उसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। हो सकता है रिएक्टेंट में कोई डिफरेंट फेज में मिल जाए, हो सकता है प्रोडक्ट में कोई डिफरेंट फेज में मिल जाए। तो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कहीं भी मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक स्पेसीज डिफरेंट फेज में होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम से, कुछ एग्जांपल लेंगे और उसका केपी का एक्सप्रेशन, केसी का एक्सप्रेशन, केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप, उनका यूनिट क्या होगा, सब समझेंगे। चलिए पहला एग्जांपल, 2 अमोनिया गैस, 3 हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी, तो डेल्टा एनजी अब हम लोग निकालना सीख चुके हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितने के बराबर है, तो 4 - 2 इक्वल टू कितना आएगा इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी, तो 2 मोल आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी जो है वो 2 मोल के बराबर है। चलिए इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 2 मोल। केपी के एक्सप्रेशन पर आते हैं। केपी का एक्सप्रेशन तो भाई याद करें, केपी या केसी कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, न्यूमरेटर में लिखेंगे एरो के राइट साइड वाले का, डिनोमिनेटर में लिखेंगे एरो के लेफ्ट साइड वाले का। केपी है सारा टर्म प्रेशर में, केसी होगा सारा टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये पार्शल प्रेशर किसका, हाइड्रोजन का, पावर 3, पार्शल प्रेशर नाइट्रोजन का, पावर कितना 1, डिवाइडेड बाई पार्शल प्रेशर अमोनिया का, उसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। और ध्यान में रखना है ये जो भी पार्शल प्रेशर है वो किस टाइम का है, तो इक्विलिब्रियम के टाइम का है। इस पॉइंट को भूलना नहीं है। यहाँ इक्यू वर्ड को लिखा नहीं गया है, लेकिन अभी अंडरस्टूड है। केपी और केसी के एक्सप्रेशन में जो भी पार्शल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं वो किस टाइम का होता है, इक्विलिब्रियम के टाइम का होता है। चलिए केसी के एक्सप्रेशन पर हम लोग आ जाए। केसी के एक्सप्रेशन तो न्यूमरेटर में कॉन्सेंट्रेशन किसका, तो हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, अमोनिया का होगा। तो ये अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम का, और प्रत्येक का पावर देना है कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के बराबर। तो हाइड्रोजन का पावर 3, नाइट्रोजन का पावर 1, अमोनिया का पावर 2। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर है सब इक्विलिब्रियम के टाइम का है। रिलेशनशिप पर आ जाए, केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप, तो केपी इक्वल टू केसी
RT की पावर डेल्टा NG, और डेल्टा NG कितने के बराबर है? 2 के बराबर। यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ KP, यूनिट ऑफ KC, चलते हैं हम लोग यूनिट की बात करते हैं। तो KP पर ध्यान दीजिए, अगर प्रेशर का यूनिट ATM में ले लें तो ये ATM की पावर 3, ATM की पावर 1 और नीचे में ATM का स्क्वायर, तो फाइनल टर्म जो कट कर आ जाएगा कैंसल आउट होकर, KP का यूनिट किस में आ जाएगा? तो ATM का स्क्वायर। चलिए कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, मोलरिटी, तो ये मोलरिटी की पावर 3, मोलरिटी की पावर 1 मिलकर मोलरिटी की पावर 4 और नीचे मोलरिटी का स्क्वायर, तो क्या बचेगा? मोलरिटी का स्क्वायर बच जाएगा। तो मोलरिटी का स्क्वायर बच गया, मोल पर लीटर, इसका क्या रहेगा? हम लोग का स्क्वायर रहेगा। चलिए उतारिए। चलिए नेक्स्ट और भी 2 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये सेकंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल, ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसका डेल्टा NG निकाल लीजिए। डेल्टा NG हम लोग निकाल चुके हैं पहले। गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट का सम 1 + 1 कितना? तो 2 माइनस ये गैसियस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट का सम 2, तो 2 - 2 इक्वल टू कितना? 0। तो इस रिएक्शन का डेल्टा NG 0 है। अब KP के एक्सप्रेशन पर आते हैं। KP के एक्सप्रेशन पर तो न्यूमरेटर में एरो के राइट साइड वाले का हाइड्रोजन और आयोडीन का पार्शल प्रेशर हाइड्रोजन का इनटू पार्शल प्रेशर आयोडीन का। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में पार्शल प्रेशर हाइड्रोजन आयोडाइड का और कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का पावर दे देंगे, तो ये पावर 2 और ये पावर 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो पार्शल प्रेशर हम लोग लिखेंगे ये किस टाइम का होगा? तो इक्विलिब्रियम के टाइम का होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में KP और KC में जो पार्शल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो इक्विलिब्रियम के टाइम का लिखा जाता है। चलिए ये हुआ KP का एक्सप्रेशन। KC के एक्सप्रेशन पर आ जाए तो बिल्कुल वैसे ही, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम का, आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम का, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन आयोडाइड के कॉन्सेंट्रेशन का क्या? स्क्वायर, और कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का क्या दे देंगे? पावर दे देंगे। चलिए KP और KC के बीच में रिलेशनशिप, तो KP = KC, RT की पावर डेल्टा NG तो 0 है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का? KP = KC। तो ध्यान में रखें, अगर डेल्टा NG 0 हो तो इस एग्जाम्पल से ध्यान में रखना है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा NG 0 तब उसका KP और KC का वैल्यू क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अब यूनिट की बात करें तो यहां पर जरा ध्यान दें भाई, ये ATM, ये भी ATM, तो ऊपर में ATM का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी ATM का स्क्वायर, तो ATM स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ भी आ जाए मोलरिटी, ये मोलरिटी, तो मोलरिटी इंटू मोलरिटी, मोलरिटी का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में मोलरिटी का स्क्वायर, तो मोलरिटी का स्क्वायर कैंसल आउट, मतलब KP और KC का कोई यूनिट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, डेल्टा NG अगर 0 हो तो KP और KC के वैल्यू बराबर होते हैं और KP और KC का कोई यूनिट नहीं होता है। तो KP and KC हैज नो यूनिट, KP और KC का कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए थर्ड एग्जांपल पर आते हैं। एग्जाम्पल को गौर से देखिए और देखकर बताइए, रिएक्शन गैस फेज में नहीं हो रहा है, एक्वस मीडियम में हो रहा है, ब्रैकेट में एक्वस लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है, मतलब H2O क्या है? सोलवेंट है। गौर से ध्यान दीजिए भाई, बोले कि ये रिएक्शन इस कंटेनर में हो रहा है, एसिटिक एसिड एक्वस, इथाइल अल्कोहल एक्वस, तो एक्वस वर्ड का मतलब क्या हुआ? ये एसिटिक एसिड वाटर में डिजोल्व है, ये इथाइल अल्कोहल वाटर में डिजोल्व है। तो ध्यान में रखें, ये जो रिएक्शन हो रहा है किस मीडियम में? एक्वस मीडियम में, और एक्वस मीडियम में वाटर क्या है हुआ? तो सोलवेंट।
अब Kp और Kc के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और एक्सेस सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो ये H2O, ये एक्सेस सॉल्वेंट, इसके कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो थर्ड एग्जाम्पल लिया गया अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, भाई इस रिएक्शन को गौर से देखिए। ये रिएक्शन एसिटिक एसिड एक्वस, इथाइल अल्कोहल एक्वस, इथाइल एसीटेट एक्वस, मतलब सारे स्पेसीज तो एक्वस फेज में है, मतलब ये रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा है। एक्वस मीडियम में होने का मतलब H2O यहाँ पर क्या है, तो सोलवेंट है। तो ध्यान में रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में किसको नहीं लिखेंगे, प्योर लिक्विड को नहीं लिखेंगे, प्योर सॉलिड को नहीं लिखेंगे और एक्सेस सोलवेंट को नहीं लिखेंगे। तो H2O ये एक्सेस सोलवेंट, ये भले ही प्रोड्यूस हुआ तो है लेकिन ये तो पहले से ही था, एक्वस मीडियम में ही रिएक्शन हो रहा है, तो H2O तो वहां पर ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये हम लोग का H2O जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक एक्सेस सोलवेंट है। तो H2O के एक्टिव मास को नहीं लिखना है। अब ये एक्सेस सोलवेंट, इसके एक्टिव मास को नहीं लिखना है, इसके अलावा जो बच गए उनका एक्टिव मास तो लिखना ही लिखना है। ये तो इनका एक्टिव मास प्रेशर में तो नहीं लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, Kc एग्जिस्ट करेगा। तो H2O इज एक्सेस सोलवेंट, H2O इज एक्सेस सोलवेंट, H2O हम लोग का एक्सेस सोलवेंट है, इसका एक्टिव मास को नहीं लिखना है। तो Kc के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में एक्टिव मास किसका, तो इथाइल एसीटेट का CH3 COO C2H5, इसका एक्टिव मास इक्विलिब्रियम के टाइम का। डिनोमिनेटर में चले तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का, तो CH3 COOH, इसका एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इथाइल अल्कोहल का एक्टिव मास मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर Kp एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, भाई कोई भी गैस में है ही नहीं, गैस में होता तब ना पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट करते। तो Kp तभी एग्जिस्ट करता है जब कम से कम एक स्पेसीज क्या हो, गैस में हो, तब ना वहां पर हम लोग पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं। चलिए उतारिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो अभी बता दिया गया था हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में एटलीस्ट कम से कम एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस में होना चाहिए, तो डिफरेंट फेज में होना चाहिए। पढ़िए, एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कम कोई एक इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज, वो डिफरेंट फेज में होना चाहिए। अब हम लोग यहां भी वही करेंगे। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल में Kp का एक्सप्रेशन, Kc का एक्सप्रेशन, Kp और Kc में रिलेशनशिप, Kp का यूनिट और Kc का यूनिट, ये सब अच्छे से क्या आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। मतलब कैसा भी केमिकल रिएक्शन दे दे, Kp Kc उनके बीच में रिलेशनशिप, यूनिट, ये सब सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो हम लोग आते हैं पहले एग्जाम्पल पर। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ध्यान दे भाई, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। हमें डेल्टा एनजी निकालने के लिए सिर्फ गैस का कोफिशिएंट चाहिए। तो डेल्टा एनजी इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो हमें डेल्टा एनजी निकालने के लिए ओनली सिर्फ और सिर्फ किसका कोफिशिएंट चाहिए, गैस का कोफिशिएंट चाहिए। तो डेल्टा एनजी यहाँ पर कितना आएगा हम लोग का, 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब ये ध्यान में रखें, कैल्शियम कार्बोनेट ये हम लोग का प्योर सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी हम लोग का क्या है, प्योर सॉलिड है। तो Kp और Kc के एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड को नहीं लिखना है, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और एक्सेस सॉल्वेंट को नहीं लिखना है। इसके अलावा जो बच गया उसको मस्ट है, कंपलसरी है लिखना है।
तो ये नहीं लिखेंगे, इसका भी एक्टिव मास नहीं लिखेंगे, इसके एक्टिव मास को लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग न्यूमरेटर में चलें। न्यूमरेटर में तो कैल्शियम ऑक्साइड आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सॉलिड जिसका एक्टिव मास कांस्टेंट है, उसको यहाँ पर हम लोग 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ध्यान में रखें, जिसका एक्टिव मास कांस्टेंट है, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, एक्सेस सॉल्वेंट, उसका एक्टिव मास 1 से रिप्रेजेंट कर देना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड 1 से रिप्रेजेंट कर दिए। अब CO2 का एक्टिव मास, तो CO2 का एक्टिव मास तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या बोला जाए तो 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ये लिख दिए हम लोग। भाई एक्टिव मास तो CO2 का 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक पार्शियल प्रेशर, यहाँ दूसरा कॉन्सेंट्रेशन। ये 1 किसके लिए आया? कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। यहाँ भी 1 किसके लिए आया? कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। डिनोमिनेटर में बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्योर सॉलिड कितना लिखना है? 1 लिख देना है। डिनोमिनेटर में आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्योर सॉलिड कितना लिख देना है? 1। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, एक्सेस सॉल्वेंट के एक्टिव मास कांस्टेंट है, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, उसके जगह पर सिंपली कितना लेकर चलना है? 1 लेकर चलना है। तो अब ये सब हटा दिया जाए। अब ये आ गया पार्शियल प्रेशर, तो ये Kp होगा। ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा? Kc हो जाएगा। तो Kp का एक्सप्रेशन सही से लिखा जाए तो Kp का एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और Kc का एक्सप्रेशन पार्शियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 और कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का क्या दे देंगे? पावर दे देंगे। तो भाई यहाँ पर तो कोफिशिएंट CO2 का 1 है। चलिए, तो ये सब हटाया जाए। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, एक्सेस सॉल्वेंट को नहीं लिखते हैं, उसके जगह पर सिंपली कितना रिप्रेजेंट कर देते हैं? 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Kp और Kc के बीच में रिलेशनशिप, तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, तो डेल्टा Ng तो 1 है। अब यूनिट की बात करें तो Kp का यूनिट क्या आएगा? ATM। Kc का यूनिट क्या आएगा? मोलरिटी आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ Kp ATM, यूनिट ऑफ Kc ये मोलरिटी, मोल पर लीटर। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का 2 और एग्जाम्पल लिया गया है। ये एग्जाम्पल सेकेंड, ये एग्जाम्पल थर्ड, एक एक कर आते हैं दोनों एग्जाम्पल पर। हमें दोनों केस में क्या लिखना है? Kp, Kc, Kp और Kc के बीच में रिलेशनशिप और यूनिट। और हमेशा ध्यान में रखें, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, एक्सेस सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट नहीं करना है, उसके ऊपर सिंपली 1 से डिनोशन, 1 से रिप्रेजेंट कर देना है, 1 रिप्रेजेंट कर देना है। और ये जो Kp और Kc के एक्सप्रेशन में जो पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किस टाइम का होता है? तो इक्विलिब्रियम के टाइम का होता है। ये कंठस्थ रखना है दिमाग में। Kp और Kc के एक्सप्रेशन में जो पार्शियल प्रेशर या मोलर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो इक्विलिब्रियम के टाइम के होते हैं। चलिए, यहां पर आते हैं हम लोग सबसे पहले डेल्टा Ng पर। तो ध्यान दीजिए, डेल्टा Ng यहां पर तो गैसियस प्रोडक्ट अमोनिया, गैसियस प्रोडक्ट हाइड्रोजन सल्फाइड, कोफिशिएंट 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। और ये तो सॉलिड में है तो इसका तो लेना ही नहीं है, तो डेल्टा Ng कितने के बराबर? 2 के बराबर। चलिए, अब ये हम लोग का डेल्टा Ng 2 निकल गया। और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये हम लोग का प्योर सॉलिड है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो प्योर सॉलिड उसके एक्टिव मास को रिप्रेजेंट नहीं करना है। डेल्टा Ng यहां पर लिख दिया जाए, डेल्टा Ng 2 के बराबर। चलिए, तो Kp के एक्सप्रेशन पर आते हैं। न्यूमरेटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। डिनोमिनेटर की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्योर सॉलिड सिंपली कितना पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो इसको हटा दीजिए, हिडन है। ये पार्शियल प्रेशर किस टाइम का है? तो इक्विलिब्रियम के टाइम का है, ये बात भूलना नहीं है।
चलिए केसी के एक्सप्रेशन पर आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। डिनोमिनेटर की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्योर सॉलिड, तो इसका एक्टिव मास कांस्टेंट 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो सिंपली इसको हटा दीजिए। तो ये हुआ केपी और केसी का एक्सप्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम का, ये पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम के टाइम का, केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप। तो केपी इक्वल टू केसी, आर टी की पावर 2, आर टी की पावर डेल्टा एन जी 2 के बराबर। यूनिट ऑफ केपी, यूनिट ऑफ केसी, केपी और केसी का यूनिट, तो केपी का यूनिट देखिए एटीएम इंटू एटीएम, तो ये हो जाएगा एटीएम का क्या स्क्वायर, और ये मोलरिटी इंटू मोलरिटी, तो मोलरिटी का स्क्वायर मोल पर लीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हुआ इस रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन पर आते हैं, और बच्चों ध्यान देना है 3 एग्जाम्पल होमोजीनियस में थे, 3 एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस में थे। ये 6 एग्जाम्पल समझने के बाद अपने से इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में तो ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे। तो अगर अपने से प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 6 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस समझने के बाद खुद से करना है। चलिए सबसे पहले तो डेल्टा एन जी पर हम लोग आ जाए। डेल्टा एन जी निकालिए। तो ये है लिक्विड में, इसका कोफिशिएंट नहीं लेंगे। ये है सॉलिड में, इसका भी कोफिशिएंट नहीं लेंगे। तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट तो 0 माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट -6, तो डेल्टा जी -6 के बराबर। एग्जाम्पल थर्ड को, ये तीसरे एग्जाम्पल को हम लोग फिर से करते हैं, समझिएगा। ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम लोग को डेल्टा एन जी निकालना है। तो भाई ये तो सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं? तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट में गैस में कोई है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना 0 माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो ये गैसियस रिएक्टेंट है, इसका कोफिशिएंट कितना 6, तो 0 -6 -6, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी -6 के बराबर। अब ध्यान दीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में किसे नहीं लिखना है? तो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और एक से सॉल्वेंट। तो P4 ये हम लोग का प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लिक्विड, ये हम लोग का क्या है प्योर लिक्विड। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसके जगह पर सिंपली कितना लिख देना है 1। तो लिखिए केपी का एक्सप्रेशन लिखें, तो न्यूमरेटर में आ जाए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्योर लिक्विड, इसके ऊपर कितना लिखेंगे 1। डिनोमिनेटर में आ जाए फॉस्फोरस सॉलिड, तो इसके ऊपर कितना लिखेंगे 1। और ये क्लोरीन गैस, तो इसका पार्शियल प्रेशर Cl2 का पार्शियल प्रेशर कोफिशिएंट कितना 6, तो ये पावर क्या चला जाएगा 6। चलिए यहाँ से 1 को मिटा दीजिए। वैसे ही केसी का एक्सप्रेशन लिखिए फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो भाई ये प्योर लिक्विड, इसके जगह पर सिंपली कितना लिख देना है 1 डिवाइडेड बाय प्योर सॉलिड, इसको नहीं लिखेंगे सिंपली 1 लिखेंगे। और क्लोरीन गैस, तो भाई इसका कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना हो जाएगा 6। केपी और केसी के बीच में रिलेशनशिप, तो केपी इक्वल टू केसी, आर टी की पावर डेल्टा एन जी है -6। यूनिट बोलिए, यूनिट ऑफ केपी, केपी के यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी, केसी का यूनिट। तो केपी का यूनिट देखिए डिनोमिनेटर में एटीएम की पावर 6 ऊपर कर देंगे तो यूनिट क्या चला जाएगा, तो एटीएम की पावर -6, और यहाँ मोल पर लीटर की पावर 6, तो ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कर देंगे ऊपर में, तो लीटर पर मोल हो जाएगा। पावर कितना चला जाएगा हम लोग का 6।
तो अभी तक हम लोग Kp और Kc किसी भी केमिकल रिएक्शन का कैसे लिखा जाता है वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर समझने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को समझें और इसको करने के बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फिर फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है। 2A गैस प्लस B गैस से क्या बन रहा है? 3C गैस प्लस D गैस। 2 मोल्स इच ऑफ A एंड B, तो A और B दोनों का प्रत्येक का 2 मोल लिया गया, वर टेकन इनटू ए फ्लास्क। तो A और B दोनों का प्रत्येक का 2 मोल लिया गया। द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, मस्ट वर्ड पर ध्यान देना है, मस्ट है कि ट्रू होना ही होना है, मस्ट ऑलवेज बी ट्रू व्हेन द सिस्टम अटेंड इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ गया तो इन 4 में से कौन सा मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, कौन सा मस्ट है कि ट्रू होगा? चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। हम लोग का रिएक्शन है 2A गैस प्लस B गैस, 3C गैस प्लस D गैस, ये हम लोग का रिएक्शन है। T इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग में बोला जाए तो A का 2 मोल और B का क्या लिया गया? 2 मोल। कंटेनर का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जिससे कैलकुलेशन इजी हो, कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर मान लें। तो अगर कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर तो कॉन्सेंट्रेशन कितना? 2 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर। ये भी कॉन्सेंट्रेशन कितना? 2 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तो कंटेनर का फ्लास्क का वॉल्यूम हम लोग 1 लीटर एज्यूम कर लिए, तो A का कॉन्सेंट्रेशन हुआ 2 मोलर और B का कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? 2 मोलर। अब इक्विलिब्रियम पर आने से पहले A और B कुछ रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट मान लिया जाए, बोला जाए B का X मोलर रिएक्ट किया। इक्विलिब्रियम पर आने से पहले हम लोग मान लेते हैं B का X मोलर रिएक्ट कर गया, तो B का X मोलर रिएक्ट करेगा तो A का, ध्यान दीजिए, B का कोफिशिएंट 1, A का कोफिशिएंट 2, तो B 1 रिएक्ट करेगा तो A 2 रिएक्ट करेगा, मतलब B जितना रिएक्ट करेगा A डबल रिएक्ट करेगा। तो A का 2x मोलर क्या कर गया? रिएक्ट कर गया। अब इक्विलिब्रियम पर बात करें तो B कितना बचेगा? तो 2 माइनस x मोलर बचेगा, और A कितना बचेगा? तो 2 माइनस 2x मोलर बचेगा A का कॉन्सेंट्रेशन। और C कितना बनेगा? तो B का कोफिशिएंट 1 है, C का कोफिशिएंट कितना है? 3, B जितना रिएक्ट करेगा C 3 गुना बनेगा, तो C का कॉन्सेंट्रेशन 3x मोलर। और D कितना बनेगा? तो B का कोफिशिएंट 1, D का कोफिशिएंट 1, तो B जितना रिएक्ट करेगा D उतना ही बनेगा, तो D कितना बनेगा? x मोलर। अब एक एक कर चेक करते हैं। कह रहा है A और B का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर, संभव ही नहीं है भाई। A का कॉन्सेंट्रेशन 2 माइनस 2x और B का कॉन्सेंट्रेशन 2 माइनस x, तो ये 2 में 2x को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, 2 में x को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते हैं, तो A ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं अब B ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 में 2x को सब्सट्रैक्ट किया गया, 2 में x को सब्सट्रैक्ट किए, x का वैल्यू कुछ भी रहे, देखकर बताइए 2 माइनस 2x बड़ा या 2 माइनस x बड़ा? तो 2 माइनस x क्या होगा? बड़ा होगा। भाई सिंपल सा ऐसे हम लोग लेकर चलते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। 2x और x में बोलिए कौन बड़ा? तो 2x ग्रेटर देन है, 2x हम लोग का बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब माइनस 2x क्या हो जाएगा? लेस देन माइनस x, दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 माइनस 2x, 2 माइनस x, तो 2 माइनस x 2 माइनस 2x से बड़ा। ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है? A का। ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है? B का। तो x का वैल्यू कुछ भी हो, A का कॉन्सेंट्रेशन B से छोटा होगा, B ऑप्शन। D ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। C को चेक करते हैं हम लोग, C को चेक करते हैं। तो C में क्या बोला जा रहा है कि B और C का कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर, चेक किया जाए। B और C का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल, तो B का कॉन्सेंट्रेशन 2 माइनस एक्स, C का कॉन्सेंट्रेशन x। सोल्व कीजिए इसको, तो ये हम लोग का 4x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो x बराबर कितना? तो 1/2।
तो हाँ ऐसा हो सकता है, बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं। अगर x 1/2 के बराबर हो तो इफ x बराबर 1/2 देन बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर, ध्यान दीजिए, इफ x इक्वल टू 1/2 देन बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा। लेकिन इफ x इज नॉट 1/2 देन बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं होगा। तो B और C का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ऑलवेज नहीं है, यहां पर लिखना था मस्ट ऑलवेज बी ट्रू, अभी भी अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये मस्ट वाले कंडीशन में नहीं जाएगा, देन B और C का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं होगा। तो B और C का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज बराबर नहीं है, कब बराबर है, तो जब x बराबर 1/2, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन।